हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो हम ये समझ चुके हैं अच्छे से कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और अब हम ये देखेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की या आयनिक सॉल्यूशन की, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी या और मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से वो चेंज होती हैं। कंसंट्रेशन में चेंज का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे वो कंडक्टिविटी हो या मोलर कंडक्टिविटी हो, बोथ ऑफ देम changes with concentration of electrolyte. If we change the concentration of electrolyte, conductivity as well as molar conductivity change. ठीक है, तो पहले हम कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे कि ये क्या, इस पर क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन चेंज का। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वेदर इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, और अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, वेदर इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन इट्स aqueous solution and strong electrolyte which ionize completely in its aqueous solution। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि conductivity of electrolyte is directly proportional to concentration। ठीक है, तो what is conductivity now? Conductivity of an electrolyte at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of electrolyte। एक्चुअली जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसकी कंडक्टेंस के ही इक्वल है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो क्या शर्तें हैं? मतलब कुछ उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए कंडक्टिविटी सेल का, जो उसमें कॉलम होता है इलेक्ट्रोलाइट का, और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो उनके ऊपर डिपेंड करते हुए कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम of solution kept between two platinum electrodes with unit area of cross section and a distance of unit length। means जो वॉल्यूम है वो भी 1 यूनिट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट होना चाहिए, और लेंथ भी यूनिटी होनी चाहिए। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है, ये हम कर चुके हैं पहले ही, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, एंड एल बाई ए इज सेल कॉन्स्टेंट। ठीक है, बट वी नो रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम इसको इससे कन्वर्ट कर दिया हमने, आर इज इक्वल टू 1/g एंड रो इज इक्वल टू 1/kappa। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ए बाई एल। बट इफ ए एंड बोथ आर यूनिटी, अगर ये दोनों यूनिटी हैं तो जी बिकम्स इक्वल टू के। और यही अभी हमने कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में किया कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन इज कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, अब क्या है, इसका रीज़न क्या है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है, और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है, वो हम यहाँ से देखेंगे। अब इफ़ वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन, नो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर दिया, ठीक है, तो जो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ आयंस तो वही रहेंगे ना। इलेक्ट्रोलाइट, आपने सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज किया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम था और उसके जो कंसंट्रेशन थी आयंस की, वो तो सेम ही है, वो तो चेंज नहीं हुई। तो इसलिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो करंट कैरिड ऑल्सो डिक्रीज, इसलिए जो करंट वो आयंस कैरी करते थे वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस का नंबर कम होता है तो करंट कैरिड बाय दोज आयंस ऑल्सो डिक्रीजेस। इसलिए ऑन डाइल्यूशन मीन्स डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन of both weak and strong electrolyte, conductivity also decreases। ठीक है, ये तो हमने बात की कंडक्टिविटी की। अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है विद कंसंट्रेशन। हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम।
यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कंसंट्रेशन। तो हम ये यहाँ पर रख देते हैं, इसमें ये वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वी बाय नंबर ऑफ मोल्स, एंड इफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1, अगर वी नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाता है तो मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से क्या हो गया, आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन is the conductance, molar conductivity is the conductance of volume V of solution containing one, तो व्हाट इज, तो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम कैसे बना सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V। तो कंडक्टिविटी में हमने क्या देखा, इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम, है ना, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट इज वी यहाँ पर है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V, वॉल्यूम V है यहाँ पर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये यहाँ से दोबारा से एक बार बताती हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज V। ठीक है, एंड इट कैरी इट हैज़ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। अब हमने ये किया कि मोलर कंडक्टिविटी तो हमने देख ली कि वो डायरेक्टली वेरी करती है विद कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कंडक्टिविटी भी कम होती है। लेकिन अब हम मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं, ये रिवर्स है। मोलर कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे हम तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की बात करें हम यहाँ, इसका रीज़न क्या है, हमने यहाँ देखा, इस फॉर्मूले से आप इसको समझ सकते हो। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। अब हम कह रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं कि हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब है डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करने का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज करना। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। ठीक है, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, कंडक्टिविटी पर भी और वॉल्यूम पर भी। अगर हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, यानी कि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है ना। लेकिन अब हमने देखा यहाँ पर कि वो तो सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन अगर आप कम कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूट करने से, लेकिन कंडक्टिविटी कम हो रही है, तो इन दोनों का मिला जुला असर होना चाहिए ना इसके ऊपर। ठीक है, अगर हम सिर्फ वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है इसलिए मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जितना वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं ना डाइल्यूट करते हुए, ठीक है, जितना ये इंक्रीज हो रहा है ना, उससे काफ़ी कम क्वांटिटी में कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है डाइल्यूट करने पर। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी जितनी डिक्रीज होती है उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसलिए जो टोटल इफेक्ट आएगा मोलर कंडक्टिविटी पर दैट विल बी इंक्रीज। ठीक है, सो ऑन डाइल्यूशन यानी कि ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, देन डिक्रीज कंडक्टिविटी, क्योंकि इंक्रीज्ड वॉल्यूम का इफेक्ट ज़्यादा है कम होने वाली कंडक्टिविटी से। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। और इसके बाद ये ग्राफ हम देखते हैं, जब एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है मोलर कंडक्टिविटी,
मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स हमने यहाँ ये ले रहे हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ सी में, यानी कि कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट में। अगर इन दोनों में ग्राफ प्लॉट करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों का ग्राफ दिखाया है यहाँ पर। ये है एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको देखो आप, ठीक है। हम बात करें कि जब हम डाइल्यूट करते हैं, हमने डाइल्यूट किया, ये कंसंट्रेशन है। अगर हम इधर जाते हैं तो यानी कि हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, मीन्स डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इंक्रीज हो रही है। पहले तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, लेकिन बाद में एकदम से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये धीरे धीरे जीरो को अप्रोच करती है, जीरो को अप्रोच करेगी धीरे धीरे। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ उसकी मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे ही इंक्रीज होती है। उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर उतना इफेक्ट नहीं होता है, उतना इंक्रीज नहीं होता है मोलर कंडक्टिविटी में, जितना इंक्रीज की वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में होता है, ठीक है। तो व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, अब इसके अंदर जब कंसंट्रेशन जो है वो जीरो, जैसे से जीरो की तरफ जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी जो है जब बिल्कुल ये यहाँ नज़दीक आ जाएगा, तो उस टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब हमने कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की इतना डाइल्यूट कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट को, सॉल्यूशन को इतना उसके अंदर उसके सोलवेंट ऐड कर दिया हमने कि उसकी कंसंट्रेशन लगभग जीरो के इक्वल हो गई, तो उस टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन हम बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, तो उस टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। ई एम, ये नहीं है, ई एम नोट, ठीक है। इट इज़ नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी when the concentration approaches zero, when concentration of electrolyte approaches zero, then the molar conductivity is known as limiting molar conductivity, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन, बट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, पहले स्लो इंक्रीज होता है, देन इट इंक्रीजेज वेरी शार्पली, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक इक्वेशन दे सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। ए क्या है यहाँ पर, ए जो है वो कांस्टेंट है, और आप इसको देखो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ सी और मोलर कंडक्टिविटी में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और उसका स्लोप यानी कि m विल बी इक्वल टू माइनस ए एंड इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से भी दे सकते हो। तो ये जो आएगा हमारा, ये जो वैल्यू है इट इज़ लिमिट, ये मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको बताई थी, और ये मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बता रही हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये होगी, ठीक है। और इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए। ए इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट, वो जो है इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइट की किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन पर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम ये स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रोलाइट की के जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट पर, उनकी मूवमेंट पर डिपेंड करती है, उनके आयंस के साइज पर डिपेंड करती है, आयंस के चार्ज पर डिपेंड करती है। तो चार्ज पर, इनका जो चार्ज होता है ना उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं ना, सोडियम क्लोराइड है, जब ये डिसोसिएट होता है अपने आयंस में तो सोडियम 1 पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड 1 पॉजिटिव आयन, तो इस पर चार्ज कितना है 1 और इस पर भी कितना है 1, तो इसका नाम है 1,1 इलेक्ट्रोलाइट। और हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, तो इससे डिसोसिएट होता है तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और ये 2 क्लोराइड आयन, तो कितना चार्ज है, एक कैल्शियम आयन पर 2 और एक क्लोराइड आयन पर कितना चार्ज है 1, तो ये है 2,1 इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट दोनों पर 2-2 है चार्ज, तो इसलिए 2,2 इलेक्ट्रोलाइट। तो इस टाइप का अगर 2,2 इलेक्ट्रोलाइट ऐसा और कोई भी है तो उसकी जो वैल्यू होगी वही मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू ऑफ ए फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेम टाइप मतलब
अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उन सब के लिए ए की वैल्यू सेम होगी। अगर 1 इलेक्ट्रोलाइट हैं, 2 3 4 कुछ भी, अगर 1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उन सब की ए की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है।